Hello everyone, welcome back guys. In this part of the video, we are going to discuss the answer key of CDP section of TGT HTET TGT एग्ज़ाम that is conducted today. जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में TGT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसकी जो CDP सेक्शन है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार जो सबसे निचला स्तर होता है आधारभूत जो बेसिक नीड होती है वो किसको माना गया है? बेसिक नीड उस माना गया गाइस फिजियोलॉजिकल नीड्स को, यानी कि भूख प्यास और जो आराम है वो सबसे पहले आती है। उसके बाद सेफ्टी आती है, उसके बाद जो सारे उनका लेवल बढ़ता रहता है, लेकिन जो सबसे नीचे आता है वो होता है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एक 6 साल की बालिका है जिसकी जो मेंटल एज है वो 7.5 दी गई है, 7.5 दी गई है, और वो जो 6 साल की है, मतलब कि इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 6 ईयर है। उसकी हमसे बुद्धि लब्धि पूछी गई तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA। MA यानी कि जो मेंटल एज है उसकी 7.5 है, और जो उसकी क्रोनोलॉजिकल जो उसकी वास्तविक आयु है वो 6 साल है, इंटू 100। ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर कैसे सोल्व करना है। देखिए इसको हम, जो ये 3 पे डिविजिबल है, 3 2 6, 3 1 3, रिमेनिंग 1, 3 5 15, 1.5 ईयर, एंड 2 5 10, 0। यस, 2 5 10 0 0। अब ये देखिए, ये जो 1 3 2 6, रिमेनिंग 1, यस, 3 5 15, 3 2 6, ये है 25 इंटू 5 होगा 125। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 में 125 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? छोटे अक्षरों से जो छपी पुस्तक होती है ये उनके लिए ज़रूरी नहीं होती। अब देखिए, जो पहले ही दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ये हेल्पफुल नहीं रहेंगी, उनके लिए तो इनका दोनों नुकसान हो जाएगा। उनके लिए जो श्रव्य कैसेट है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो ब्रेल हो टेक्स्ट होता है ये इंपॉर्टेंट है, जो एबिकस है ये भी उनके लिए सही रहेगा, बट जो छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें इनके लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो किशोर बालक और बालिकाएं होते हैं उनके लिए जो सबसे उपयुक्त हमें बताना है क्या इसमें होगा। तो देखिए, आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन। उनमें श्रेष्ठ समायोजन, जो ये किशोर होते हैं उनमें एडजस्टमेंट नहीं होता, वो इतना मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। निरीक्षण कर पाते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति, ऐसा कुछ नहीं होता उनमें। सुसमायोजन यहाँ पे नहीं होता। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है मेरे अकॉर्डिंग तो ये रहेगा। आप बताना आपको इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है किशोर बालकों के लिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनके अंदर आ जाती है, जो पियाजे के डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग 12 से अबव के होते हैं जो एक किशोर होते हैं। अब वो रीजनिंग भी करने लग जाते हैं, डिसीजन मेकिंग भी वो करने लग जाते हैं, बट तो ऑप्शन नंबर 2 मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा इसके लिए। यू कैन कमेंट डाउन योर सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अधिगम है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया, बिल्कुल सही है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल गलत है यही स्टेटमेंट, और हमसे वही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, डैश के अलावा निम्नलिखित ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं। तो रूढ़िगत भी होती है, यानी कि जो कन्वेंशनल होती है, फिर प्री कन्वेंशनल भी होती है, पोस्ट कन्वेंशनल भी होती है, लेकिन जो संवेदीगामक होती है सेंसरी मोटर, ये जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसकी पहली स्टेज है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जो मॉडलिंग कॉन्सेप्ट से संबंधित है? तो वो है अल्बर्ट बंडोरा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने सिद्ध किया कि जो अधिगम है वो क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार अधिगम बताना है क्या है, तो वो परिस्थिति के विभिन्न भागों का प्रत्यक्षीकरण है। और इस क्वेश्चन को मैं सबकी जो साइकोलॉजी को पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग अलग होता है। तो कोहलबर्ग ने क्या सिद्ध किया था अपनी जो उसकी लर्निंग थी, इनसाइट थ्योरी था, उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा जो मूल प्रवृत्ति से मेल नहीं खाता है? हास्य, आमोद, आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना, सामूहिकता, एकाकीपन, निवृत्ति, घृणा। इनमें से गाइज इस जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 है। जो ये आत्महीनता वाला है ये वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। जो सेल्फ एबेसमेंट है इससे फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी नहीं आती, इससे फीलिंग ऑफ सब्जेक्शन आता है, इससे हीनता की भावना आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किसने अधिगम के प्रयास में त्रुटि के सिद्धांत में बिल्ली का प्रयोग किया था? वो थार्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो स्टेज पूछी गई है वो ऑप्शन नंबर 2 में है। जो मूर्त संक्रियात्मक होता है ये फॉर्मल ऑपरेशनल होता है, 12 वर्ष से बाद वाली 7 से 11 वाली होती है, और ये सेंसरी मोटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था गाइज? ये दिया था कोहलर ने। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
कौन सी प्रक्षेपी तकनीक नहीं विधि नहीं है, व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट की कौन सी जो वो मेथड है वो प्रोजेक्टिव मेथड नहीं, तो वो है केस स्टडी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 14, यदि आप कक्षा को बिठा सकते हो लेकिन ज्ञान ग्रहण करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, तो ये तत्परता के सिद्धांत से जो नियमित है, यानी कि जब तक बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं सिखा सकते हैं। तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया जो ये प्राथमिक नियम है तत्परता का। अगला है सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था जॉन मेयर और पीटर स्लोवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। टोलमैन का सिद्धांत का संबंध किससे था गाइज, ये क्वेश्चन पे मैं डाउट छोड़ रही हूँ, आई लिव इट क्वेश्चन मार्क, बट अकॉर्डिंग टू मी यदि मुझे ये लगाना पड़े, क्योंकि जो टोपोलॉजी का संबंध है वो कर्ट लेविन से है, और जो कैथेक्सिस और ये एनर्जी है उसका संबंध फ्राइड से है। डेवलपमेंटल मैं अगर मुझे इसका लगाना पड़े तो ऑप्शन नंबर 4 मैं इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानूंगी। टोपोलॉजी कर्ट लेविन से, कैथेक्सिस और जो ये एनर्जी सिस्टम है ये फ्राइड से है। तो विकास की अवस्थाओं से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने संज्ञानात्मक के संबंध में कुछ थियरीज दी थी। स्पीयरमैन का जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत था वो कौन सा है, वो हमसे पूछा गया, तो वो था द्वितत्व सिद्धांत, 2 फैक्टर थियरी उसने दी थी। सतत और व्यापक मूल्यांकन से व्यापक का क्या तात्पर्य है, यह है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र के विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइज, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जो ये कथन है वो कौन सी थियरी से संबंधित है, ये संबंधित है हल की जो रीइंफोर्समेंट थियरी है उससे संबंधित है। यानी कि जब तक हमारी जो जैसे हमको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तब तक हमारी कोई आवश्यकता पूरी नहीं होगी, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। एग्राफिया क्या होता है, इसमें रोगी को अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। संबंध प्रतिक्रिया जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स थियरी है वो किसके द्वारा दी गई है, वो दी गई है पेवलव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, उनको दूर नहीं रखना चाहिए, उनसे हीन नहीं समझना चाहिए और नीचा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक पारस्परिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी के पास अंगूर नहीं पहुंच पाते और वो ये बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो उसने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की कौन सी यहाँ पे उसने युक्ति का प्रयोग किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है रैशनलाइजेशन का, युक्तिकरण का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किस क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है, तो वह अभिप्रेरणा। जब तक हम किसी काम को लेकर मोटिवेटेड नहीं होंगे ना तो उसको शुरू कर पाएंगे, ना इसको जारी रख पाएंगे और ना इसको रेगुलरली कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई वस्तु सीखी जा सकती है, तो जो ये स्टेटमेंट है ये कथन है ब्रूनर का। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के संबंध पोषण एवं संवर्धन हेतु जो मस्तिष्क उद्वेदन विधि है वो किसने दी थी गाइज, वो दी थी ऑसबॉर्न ने। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र में पठार, यदि हमारे प्लेट्यू आ रहा है, हमारे लर्निंग में कुछ मतलब हमारी कमी रह रही है, तो वो किसकी वजह से वो होता है, तो गाइज वो होता है हमारे इंटरेस्ट की वजह से। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आनुवंशिकता में किस की भूमिका होती है, आनुवंशिकता बड़ी भूमिका किस में निभाती है, तो ये शारीरिक विकास आएगा इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर। सामाजिक विकास में समाज का होना जरूरी है। आध्यात्मिक, उसके लिए भी हमें एक समाज और संस्कृति, हमारे वैल्यूज़ होते हैं जो वहीं से हमको मिलते हैं। संस्कृति के लिए भी हमारे जो वैल्यूज़ और सोसाइटी है वो इम्पोर्टेंट है, बट फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसमें आनुवंशिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है, सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय है जो वो किसके लिए है, वो है विशेष अपराधी बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द रेफॉर्मेटरी, इनकी कुछ रिफॉर्म करना है, कुछ सुधार उसमें लेकर के आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास सिर से आरंभ होकर के पैर की दिशा में होता है, तो ये कथन है विकास की कौन सी दिशा है, किसका सिद्धांत है, ये है विकास की दिशा, किस दिशा में होता है, वो सिफेलोकोडल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये था CDP सेक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।